Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 16th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईबीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और अभी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आज से नया बैच ईपीएफओ का शुरू हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर पेपर वाइज हम लोग न्यूज को कवर करते हैं. आज सबसे पहले पेपर 3 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पेपर 3 में देखने को मिला है. फिर हम लोग पेपर 2 की न्यूज को कवर करेंगे. एंड गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, तो इसलिए पेपर 1 की न्यूज को हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं पेपर 3 की पहली न्यूज से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान दीजिएगा गाइस. यहां पर बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. तो देखिए, आप लोग जानते ही हो इसके बारे में कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो अभी हमारी इकोनॉमी में डालने की बात की गई है. 20 लाख करोड़ रुपीस, अ ह्यूज अमाउंट. ये एक नया इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर 20 लाख करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में डालने की बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत. राइट. तो इकोनॉमी में इतना पैसा डालना क्यों जा रहा है? तो देखिए गाइस, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा और नए व्यूअर्स को भी पता लग जाएगा. तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डाउन होती है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस कंट्री के अंदर पैसों का रोटेशन होना, क्योंकि पैसों का जब रोटेशन होता है तभी एक कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव होती है. और आप लोग जानते हैं गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग की इकोनॉमी जो है वो डाउन क्यों हुई. तो काफी सारे लोग जो है वो आंसर लिखेंगे कि सर कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन आ चुका है, काम धंधा बंद हो चुका है, इसके कारण हुई है. बट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके बैकग्राउंड पे भी देखना है. आप ये लिखोगे अपने आंसर में कि ऑलरेडी हमारी जो कंट्री है वो स्लो डाउन फेस कर रही थी. काफी समय से हम लोग हमारी कंट्री के अंदर स्लो डाउन फेस कर रहे थे, हम लोग जो है वो डाउनफॉल पे जाते जा रहे थे. और अचानक से जब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, काम धंधे बंद हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई, टोटली शटडाउन हम लोग को देखने को मिला. तब उस समय और भार इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा पड़ गया. राइट. तो अब चिंता ये बन रही थी कि अगर इकोनॉमी ठप हो जाएगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो क्राइम वगैरह बढ़ने लगेंगे. कई बार हमने इस प्रकार की बातें करी है लेक्चर्स में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में, आपको याद आ रहा होगा. तो राइट. तो सरकार ने एक बड़ा कदम लिया. उनने बोला कि इकोनॉमी के अंदर ह्यूज अमाउंट जो है वो डाला जाए, जिससे कि इकोनॉमी को हम लोग रिवाइव कर सकें. और कहा जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% बताया जा रहा है. राइट. तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए. एंड गाइस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई होगी कि ये एक्चुअल में इतनी स्थिति खराब कैसे हुई. राइट. बट देखो, मेनली आप लोग के लिए ये अपने कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है इस टॉपिक को लेकर कि स्थिति आज की डेट में इतनी गंभीर हुई है कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार को जो है वो ऐड करना पड़ रहा है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. तो इससे रिलेटेड अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखो. और आज के बाद जो है वो आप लोग को, आई थिंक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे रिलेटेड आपको इस स्थिति की
गंभीरता अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जिससे कि आप अपने मेंस में अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। और रेगुलर व्यूअर्स को तो ऑलमोस्ट 90% तक इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप कर ही दी है कि इकोनॉमी कैसे खराब होती है और फिर उसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। और अभी की जो हमारे यहां पर जो स्थिति हुई है इसको आप अच्छे से समझो। तो देखो गाइस, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 2 महीना होने जा रहा है। जैसे आज 16 मई है, 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तो लगभग 2 महीना कुछ दिनों बाद हो जाएगा। अब आप सोचो, कोई कंपनी अगर 2 महीने से बंद है, उसका काम धंधा दाना पानी पूरा 2 महीने से बंद है, तो उसको बिजनेस वाला पर्सन है, 2 महीने तक उसकी आमदनी बंद है, बट उसका रेंट उसके घर का कितना जा रहा है? 8,000 और प्लस 8,000 2 महीने का 16,000 रुपए उसका रेंट हो गया। अब मान लिया मैंने कि चलो ठीक है, उनके मकान मालिक अच्छे हैं, वो बोलेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। अब क्या बात हुई है, यहां पर माफ नहीं किया गया है रेंट, बाद में देने की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको तो 16,000 रुपए अरेंज करके मकान मालिक को बाद में देना पड़ेगा, राइट, अगर मकान मालिक लीनियंट है तो, राइट। और ये तो हो गई बात घर की, और ये तो काफी कम अमाउंट मैंने आपको बोला है। काफी सारे बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जो रेंट पे अपनी दुकान खरीदते हैं, लीज पे अपनी दुकान लेते हैं, मॉल्स वगैरह में, अलग अलग जगह पर। और राइट, और इसके अलावा तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि लाखों लाखों रुपए की गोडाउन्स वगैरह लेती हैं रेंट पर, राइट, अपने काम चलाने के लिए। तो जब काम चलता रहता है तब तक तो वो अपनी इनकम अर्न करके अपने रेंट वगैरह सब कुछ चुका लेते हैं, बट आज की रेट में काम ठप है, तो काम ठप है तो क्या होगा उनका? ये तो उनका बड़ा लॉस हो रहा है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार ने तो कहा नहीं है कि माफ कर देंगे रेंट वगैरह, राइट, क्योंकि रेंट वगैरह तो किसी का माफ होना नहीं। और प्रैक्टिकल चीज है, कोई क्यों फिर अपना, अगर किसी इंसान ने, अगर कोई आपका मकान मालिक है, उसने आपको रेंट पे रखा है, तो क्यों फिर वो आपके रेंट को जो है वो माफ कर देगा? करते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं बोलता हूं कि होते नहीं है ऐसे लोग, बट फिर भी उसको भी तो अपना देख रहे हैं ना, उसका भी जो लॉस हुआ है उसको भी तो उसको भरपाई करनी है उसी चीज से। क्योंकि जो इंसान अपना घर लेकर खरीद कर आपको रेंट पे दे रहा है, तो उस घर की भी तो उसको ईएमआई भरनी है। क्योंकि सरकार ने तो मना ये नहीं किया है कि सामने वाले बंदे का जो अभी तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक जो है वो इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा, ये तो बोला नहीं है सरकार ने। सरकार ने हाँ ये बोला है कि आप जो है वो बाद में भर सकते हो, क्योंकि देखो सरकार ने 3 महीने का जो पीरियड दिया है कि जितने भी लोगों का लोन्स वगैरह चल रहा है तो वो 3 महीने बाद अपना लोन भर सकते हैं। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने ये बोल दिया कि 3 महीने तक आपके पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा बैंक से जो आप लोन ले रहे हो, और अभी 3 महीने तक की आपको माफी है कि 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो अपने लोन का, अपनी ईएमआई नहीं भर पाते हो, तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, बट 3 महीने बाद तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस 3 महीने का इंटरेस्ट का, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या बात हुई, हम लोग को देखने को मिला कि जो ये पीरियड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है लॉकडाउन का, ये काफी सारे लोगों के लिए, काफी सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए लॉस का पीरियड हम लोग को देखने को मिल रहा है। लॉस हो रहा है सभी लोगों का, राइट। तो ये बड़ी स्थिति खराब हुई। अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए जब चीजें शुरू होंगी तब कैसे इंसान भरपाई करेगा? तो देखो, अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर हम लोग इकोनॉमी में नहीं डालें, इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश ना करें, तो चीजें ठप कैसे हो सकती है? एक कंपनी वाला है, एक कंपनी ने ऑलरेडी लाखों लाखों रुपए जो है वो 2 महीने तक इसका शटडाउन था, तो उसने भर नहीं पाया। तब ये अपनी भरपाई के लिए क्या करेगा? ये लोगों को जॉब से निकाल देगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये जॉब से क्यों निकालेगा? क्योंकि इसको लगेगा कि यार लोग बाग जो है, यानी कि जो भी जिन भी लोगों को ये सैलरी देगा, तो सैलरी जिसको भी दे रहा है तो वो उन लोगों के लिए तो वो उसकी एक तरह से लॉस ही हुआ ना, लोग उसका पैसा जो है बाहर जा रहा है। तो ये क्या करेगा? लोगों को जॉब से निकालेगा और एक इंसान को काम देगा 2-2 3-3 इंसानों का, राइट। तो ये चीज अक्सर होती है, जब भी कोई इंसान अपनी लॉस की भरपाई करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो ये फाइंड आउट करता है कि भाई उसका एक्सपेंडिचर कहां होता है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को अपनी लोगों को देखने लगता है कि यार इन लोग को तो मुझे सैलरी देनी है, मेरी कमाई तो अभी हो नहीं रही, इनको सैलरी कहां से दूंगा मैं? तो लोगों को वो हटा देता है, फायर कर देता है जॉब से, और एक इंसान के ऊपर 2-2 3-3 इंसान का बर्डन दे देता है, और उसको ये बोल के कि भाई अगर तुम कर पाओ तो कर लो, तो मैं पेमेंट दे दूंगा, बट तुम्हें ये काम ज्यादा बढ़ा के करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर आप जय श्री राम, राइट। तो ये चीज इतनी भयानक चीज हो जाती है। अब जब लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा तो लोग हो जाएंगे बेरोजगार। अब जो लोग हो जाएंगे बेरोजगार, तो ये पूरी इकोनॉमी को ठप करेंगे। कैसे? तो देखो गाइस, एक इंसान है, जैसे कि आप जो हो, आप किसी दुकान से जाकर कोई सामान खरीदते हो, तो आप जब अपने घर से निकलकर दुकान तक जा रहे हो ना, उस बीच आप काफी सारे लोगों का रोजगार दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपको क्या लगता है ये सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो तो उससे प्रॉफिट सिर्फ हम लोग को हो रहा है? नहीं, उससे प्रॉफिट बहुत सारे लोगों को हो रहा है। जैसे कि आप जिस मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो, तो आपने जो मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल मेकिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिन लोगों ने काफी सारे लोगों को जॉब पे रखा होगा, तो वो कंपनी उन लोगों को सैलरी देती है, राइट। तो अब आपने क्या किया? काफी सारे लोगों को आपने हेल्प करी मोबाइल खरीद के, राइट। दूसरी बात, आप इस मोबाइल पर जो चीज देख रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, तो इंटरनेट कंपनी को आपने पेमेंट करा, राइट। ये दूसरी चीज हो गई।
तीसरी चीज की बात करें तो जैसे कि आप इस चैनल पे आए हो, इस चैनल पे आप देखते होंगे बीच बीच में काफी सारे एड्स आपको दिखाई देते होंगे, एडवर्टीजमेंट। तो जो लोगों ने पैसा दिया है एडवर्टीजमेंट का, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका पैसा यहां पर यूट्यूब ने कमाया, और यूट्यूब के थ्रू कुछ पैसा जो है, हालांकि यूट्यूब के थ्रू तो मतलब ना के बराबर पैसा ही मिलता है, तो वो यहां पर हम लोग को देखने को मिला। इसके अलावा क्या होता है कि आप ये लेक्चर देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उससे क्या होता है काफी सारे और भी लोगों को फायदा मिलता है, काफी सारे लोग हमारे पेड कोर्सेज परचेज करते हैं, तो उससे हम लोग चलते हैं, और हम लोग के पास जब पैसा आता है तो हम लोग दूसरी चीज परचेज करते हैं। तो समझ रहे हो लिंक, समझ रहे हो? मैं आपको लिंक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमी के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इकोनॉमी के अंदर पैसे का रोटेशन बहुत जरूरी है। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये तो पूरा पैसों का रोटेशन ही हो रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग, राइट? जैसे कि आप कोई दुकान पे जाकर कोई कपड़े खरीदते हो, तो आपने जिस दुकान से कपड़े खरीदे हैं उस दुकान मतलब यानी कि मकान दुकान मालिक को आप पैसा देते हो, राइट? फिर वो पैसा दुकान वाला क्या करता है, अपने लेबर्स, अपने वर्कर्स को देता है, और फिर उनके वर्कर्स कुछ और खरीदते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पैसे का रोटेशन हो रहा है। बट अगर किसी इंसान के पास जॉब नहीं है, उसके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो फिर आगे फर्दर इकोनॉमी को रिवाइव करने में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। और उससे क्या होता है, फिर इकोनॉमी ठप होना शुरू हो जाती है, एक के बाद एक दूसरे पिलर ठप होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी पिलर्स की बात करी, सिर्फ सिंपल मोबाइल फोन से आपकी शुरुआत करी मैंने, तो आप देख रहे हो मोबाइल फोन से कितनी सारी लिंक कनेक्ट हो गई आपस में, राइट? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंटरनेट वाली कंपनी, और न जाने क्या क्या चीजें से इंटरकनेक्ट हो गई हैं। तो एक चीज से बहुत सारी इकोनॉमी के सेक्टर, अलग अलग सेक्टर हम लोग को चलते हुए नजर आते हैं एक चीज से। तो आप जो भी चीज परचेज करते हो उससे फायदा सिर्फ एक का नहीं होता है, बहुत सारे उससे कनेक्टेड लोगों का फायदा होता है। तो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, राइट? तो इसलिए हमारी इकोनॉमी ठप हो रही थी, और आगे चल के सरकार ने देखा कि यार ऐसे तो चीजें और बेकार हो जाएंगी, इसलिए इतना ह्यूज अमाउंट हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर डालने की बात की गई है। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर हो गई है। अब हम लोग इस टॉपिक को जो है वो आगे पढ़ते हैं, राइट? तो देखो गाइस, इस अभियान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। तो नया इकोनॉमिक पैकेज, तो इसमें काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी, जो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है, और भी काफी सारी चीजें आने वाले समय में अनाउंस की जाएंगी। इसके अलावा कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते जो सरकार ने जो पहले अनाउंसमेंट किए थे, तो अभी कोरोना वायरस यानी कि इस 2 महीने के दौरान जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो भी इस 20 लाख में, 20 लाख करोड़ के पैकेज में इंक्लूडेड है। तो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इसमें सिर्फ ये वाली चीज इंक्लूड नहीं है कि जो अभी बताया जा रहा है, इसमें पहले भी यानी कि इस 2 महीने के दौरान, जो पिछले 2 महीने के दौरान जो भी चीज सरकार ने प्रोवाइड कराई है, जो भी जो पॉलिसीज, प्लान्स, नियम वगैरह मतलब इकोनॉमी को रिवाइव करने के, तो ये प्रोवाइड किए हैं, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, याद है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा था, बात करी थी, राइट? और जिन लोग ने नहीं पढ़ा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी अभी याद रखो कि इसमें सरकार के जो कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान जितने भी चीजें सरकार ने लॉन्च करी है, स्कीम लॉन्च करी है, पैसे को इंक्लूड करने की बात की है इकोनॉमी में, राइट? तो वो सब इसमें इंक्लूडेड आ चुका है, स्पेशली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, डू वन थिंग गाइस, कि पिछले 2 महीने के, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कि पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखिए कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ पिछले 3 महीनों से कनेक्टेड नजर आ रहा है, राइट? तो इसलिए अक्सर कहता हूं कि अगर जो भी मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, पिछले 3 महीने के लेक्चर तो डेफिनेटली देख डालो, क्योंकि उससे अच्छी चीज आपको कुछ मिलने नहीं वाली है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पिछले 3 महीने से इस बार डेफिनेटली पूछने जाने वाले हैं। और आप क्या करो, एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप पिछले 2-3 महीने के अंदर जितने भी सरकार ने प्लान्स, पॉलिसीज लेकर आए हैं, स्पेशली इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और कोरोना वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक ही सिंगल पेपर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब पाइल अप करो, यानी कि एक मतलब सिंगल जगह पर आप लिख कर रखो, कि जिससे कि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा एक जो है वो बना के डेफिनेटली रखना जरूर, क्योंकि ये आपके काफी काम आने वाला है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, राइट? अब देखिए गाइस, इंडिया का जो ये सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, तो इसमें 5 पिलर्स हम लोग को नजर आएंगे। एक तो इकोनॉमी पे काम हो रहा है, इकोनॉमी को रिवाइव करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे, नई नई चीजें क्रिएट की जाएंगी। जैसे कि मान के चलो कि अभी आप लोग को पता होगा कि चाइना से काफी सारी कंपनी छोड़ रही है चाइना को, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, जिससे कि चाइना से कंपनी जो है वो हमारे यहां पर आ जाए, राइट? हमारे यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करें और हमारे यहां काम करना शुरू करें। तो इस पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसमें आप एक जगह जो है वो नोट डाउन करके रखो, मोदी जी का एक प्लान है जिसका नाम है मोदी प्लग एंड प्ले मॉडल। मोदी प्लग एंड प्ले मॉडल लिख लो आप कहीं पर, क्योंकि अभी जो है वो मैंने काफी समय पहले, यानी कि मान के चलो कि 4-5 दिन पहले 1-2 एडिटोरियल्स में इसके बारे में पढ़ा था, बट इससे रिलेटेड कोई पुख्ता न्यूज जो है वो नहीं मिल रही है, बट फिर भी काफी सारे एडिटोरियल में इसका जिक्र किया गया है। तो लिख के रखो, मोदी प्लग एंड प्ले मॉडल।
राइट, PLUG प्लग, AND एंड, PLAY प्ले, MODEL मॉडल, राइट। तो इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो भी कंपनीज चाइना से निकल रही हैं उन कंपनीज को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे और हम लोग इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे कि कंपनी डायरेक्ट यहां पर आए और काम करना शुरू करे। प्लग एंड प्ले, जैसे ही कंपनी आएगी उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी, उसको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो सब एक जगह पर मिल जाएगी। जैसे कि मान के चलो सरकार क्या करेगी, ऑफिसेस खोल देगी, उसके अंदर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, उस समय जो भी यानी कि एक ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी चीज की जरूरत होती है वो पूरी की पूरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा वो बिल्डअप करके देगी सरकार। तो ये मोदी का प्लग एंड प्ले मॉडल है और इसके लिए एक मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम भी की भी जो है वो बात की जा रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करके दिया जाएगा कंपनीज को, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये गाइस प्रीलिम्स में भी आती है सिविल सर्विसेज के अंदर, तो ये मत सोचना कि सिर्फ मेंस में आपको ये काम करेगी, प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे पूरे सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, काम करने के लिए इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात हो रही है, देखिए हमारे पास जनसंख्या काफी ज्यादा है तो उसमें किस प्रकार से पॉपुलेशन को किस तरीके से हम लोग को उपयोग में लाना है, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो उस पर भी जो है वो यहां पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड, लोगों के बीच में मांग जो है वो बढ़ाना है, तो ये यहां पर डिमांड पे ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा आंसर लिखते समय, क्योंकि आज की डेट में डिमांड खत्म हो गई है और डिमांड ही रिवाइव करनी है, क्योंकि लोग जब चीजें को परचेज करेंगे तभी जाकर इकोनॉमी रिवाइव होगी। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया पहले भी कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो उसके लिए तो पैसे का रोटेशन जरूरी है और पैसे के रोटेशन के साथ साथ लोगों का स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि पैसे का रोटेशन कब होगा, जब लोग स्पेंड करेंगे। तो इकोनॉमी कब रिवाइव होती है, व्हेन पीपल स्पेंड्स, जब पैसे खर्चा करते हैं लोग, राइट। तो ये चीज जो है वो आप क्लियर रखो अपने पास। एंड गाइस, जिन बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण पैकेज इस चीज को नहीं पढ़ा है, ये वाले टॉपिक को, तो इसको जरूर जाकर पढ़िएगा। ये टॉपिक मैंने आपको कवर कराया था 30 मार्च 2020 को। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, वहां पर आप लिखिएगा 30 मार्च 2020 और उसके आगे लिख दीजिएगा हमारे चैनल का नाम, जिसका नाम है ओनली करंट अफेयर। तो आपको ये टॉपिक लेक्चर मिल जाएगा और इस लेक्चर के अंदर आप 6 मिनट 17 सेकंड पे जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब आप लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें भी बात हुई है इसके बारे में। इसके अलावा देखो, इसकी बात करेंगे हम लोग तो मेन फोकस किस किस चीजों पे रखा गया है, आगे बढ़ के बात करें तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस, इस पर जो है वो मेन फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया को सेल्फ रिलायंट जो है वो बनाना है, यानी कि इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना है। फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जो है वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, लोग बाग लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज करें, जिससे कि क्या होगा, लोकल प्रोडक्ट परचेज किए जाएंगे तो पैसा जो है वो फिर बाहर कंट्री में नहीं जाएगा, हमारी कंट्री के अंदर ही रोटेशन होगा। अभी मैंने आपको इतने डिटेल में पहले इसलिए समझाया है कि आपको चीजों को कनेक्ट करना है, राइट। मैंने भी आपको क्या बताया, आप फोन खरीदोगे तो फिर कितने सारे लोगों का उससे फायदा होगा, अभी पूरी बात करी ना हमने अभी, राइट। तो जैसे कि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो उस लेक्चर के थ्रू सिर्फ एक का फायदा नहीं हो रहा है, काफी सारे लोगों का फायदा हो रहा है, राइट। कनेक्टेड है पूरी चीजें। अब कोई भी इंडिविजुअल अगर फॉरेन से कुछ चीज परचेज करता है, यानी कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट कोई परचेज करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट का जो पैसा है वो फॉरेन कंट्री में जा रहा है और फॉरेन कंट्री में फिर फायदा हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, राइट। हमारे यहां तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात क्यों की गई है, तो इसके पीछे ये पूरा रोटेशन का ही मामला है, रोटेशन का ही खेल है। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर रखो, इसलिए मैंने आपको डिटेल में थोड़ा समय लेके पूरे कंसेप्ट क्लियर किए थे। आई नो इसमें काफी सारे लोग बोर हो गए होंगे और भाग भी गए होंगे, और जो भाग गया अब आप जानते हो कि उसको ये वाला फायदा मिलेगा नहीं, राइट, आगे चल के। तो कंसेप्ट क्रिएट करना जरूरी है और ऑलरेडी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, नो डाउट। अब देखिए आगे की बात करें तो 2 फेजेस हम लोग को देखने को मिले हैं इस मिशन के अंदर। पहला फेज जो है जिसमें मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और टॉयज जैसे सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जहां पर टारगेट किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री के अंदर ही हो, राइट, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हम लोग उठाएं। तो इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के इनकम जो है वो हमारी कंट्री में आएगी, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो इनकम बाहर जाएगी, बाहर के लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए कहा गया कि लोकल आप काम करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स परचेज करो और डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करो, उसको बढ़ाओ, रादर देन कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट को परचेज करने की जगह। तो इस पर मेजर टारगेट किया जा रहा है, और जो भी चीज हम लोग हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करें उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने पर फोकस करें। तो ये पहले फेज के अंदर। दूसरे फेज के अंदर टारगेट किया जाएगा जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मा और स्टील जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। तो ये चीज हम लोग को बताई गई है। अब देखो गाइस, अभी तक ये तो नॉर्मल चीजें हैं, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो दूसरे पहलू को भी समझना आप लोग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है इसके नुकसान भी हैं, इसके सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है। अब नुकसान क्या है
ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इसी से ही आपकी कॉपी काफी अच्छी होगी। लिखते तो देखो जो चीज न्यूज में आ रही है, जो चीज पढ़ाई जा रही है वो सभी के लिए सेम ही है, बट सिलेक्शन किन लोगों का होता है जिनकी कॉपी में कुछ अलग हटके चीजें होती हैं। तो आपकी कॉपी में ये अलग हटके चीजें होंगी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का एक नुकसान है जिस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस के चलते हमने क्या नोटिस किया कि चाइना से कंपनी जो है, एमएनसी जो है वो निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं। हम लोग और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके थ्रू हम लोग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में आके आप स्टैब्लिश हो, सेटल हो। अभी मैंने आपको मोदी के प्लग एंड प्ले प्रोग्राम के बारे में क्यों बताया, क्योंकि टारगेट किसके ऊपर किया जा रहा है, बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के ऊपर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से निकलने वाली कंपनी जो है उसको हमारी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर बढ़ाएंगे लोगों के बीच में, लोगों को बोलेंगे कि इंडिया को लोकल प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के ऊपर जो है वो टारगेट करना है कि लोग बात जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही परचेज करें, तो इससे क्या होगा कि जब एमएनसीज हमारे यहाँ आने वाली होगी उसको एक डाउट ये दिमाग में रहेगा कि यार यहाँ मतलब कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और हमारी एमएनसी जो होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, अगर हम लोग यहाँ पर भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो प्रोडक्ट तो फॉरेन प्रोडक्ट ही होगा। तो उसको अगर क्या पता लोग खरीदने ना लगे तो, बॉयकॉट कर दें तो इससे तो एमएनसीज का बड़ा भारी नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो ये वाली चीज तो बहुत, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्पल के जो फोन्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर बिकना शुरू हो जाए, मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए, तो फोन की कॉस्ट तो कम हो जाएगी। बट अगर हम लोग सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल कंपनीज को अगर प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो एमएनसीज को एक डाउट रहेगा, एक डर रहेगा आने से पहले कि यार ये इंडिया तो लोकल कंपनीज को प्रमोट करने की बात कर रही है, तो क्या पता हम लोग यहाँ पर स्टैब्लिश कर जाएं और उसके बाद फिर हमें प्रमोट ना करें और फिर हमारे प्रोडक्ट्स ना बिकें, लोग वहां पर प्रोडक्ट परचेज ना करें, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हो बातों को। और इससे हमारा मेक इन इंडिया का जो है वो एक बड़ा फेलियर हो सकता है। तो इसको भी चीजें जो है वो नजर रखते हुए चलना है और अपने मेंस में ये वाला एक पॉइंट तो आपका डेफिनेटली इससे रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि देखो अच्छाई बहुत होती है बट आपको एक आदि अगर आप लूपहोल निकालो ना तो सामने वाला एग्जामिनर खुश होता है कि अरे वाह यार आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनोगे, ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड लेवल की होनी चाहिए, राइट। क्योंकि देखो जो लिखी हुई चीजें होती है तो हर कोई पढ़ लेता है, जो चीज नहीं लिखी उस पर पहुंचना आप लोग का काम है, राइट। तो वो चीज मैं आप लोग की यहां पे प्रोवाइड कराता हूं। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी अब धीरे धीरे करके चीजें आगे। अब देखो आगे की बात करें तो इसमें बहुत फायदा दिया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, सैलरीड वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए एमएसएमई के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री लोन स्कीम जो है वो लाने की बात की जा रही है। एमएसएमई के अंदर कोलेटरल फ्री यानी कि बिना किसी चीज को गिरवी रखवाए लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो ये सब 3 लाख करोड़ रुपए और ये 20,000 करोड़ रुपए ये सब याद मत रखना, सिंपल बस याद रखो कि एमएसएमई के लिए कोलेटरल फ्री लोन जो है वो अरेंज करवाने की बात की जा रही है। और जितने भी जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या स्ट्रेस्ड एमएसएमई है उनको भी हेल्प किया जा रहा है कि वो भी जो है वो रिवाइव हो जाए और काम पर शुरू हो जाए। क्योंकि देखो एमएसएमई पर इसलिए टारगेट किया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जहां पर काफी सारे लोगों को मतलब जो सैलरी दी जाती है यानी कि एम्प्लॉयड है काफी सारे लोग। तो ये चीज याद रखिएगा आप, एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सैलरीड, ये चीज याद रखना कि काफी सारे लोग इससे एसोसिएटेड हैं, जॉब करते हैं इस फील्ड में, तो इसलिए इसको जो है वो रिवाइव करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जाएगा एमएसएमई के अंदर। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी गई है। अब नई डेफिनेशन हम लोग को एमएसएमई की देखने को मिलने वाली है, तो ये कौन सी डेफिनेशन है, क्या इसमें चेंजेस लाए गए हैं, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए गाइस जो नई डेफिनेशन है एमएसएमई की, तो उसमें फोकस किया जा रहा है कि यहां पर हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट कर दी गई है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है एमएसएमई को डिफाइन करने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कि आप देखते होगे कि पहले जो माइक्रो, जिस यानी कि आप जानते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिलता है, तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो उसके अंदर अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर के अंदर अगर 10 लाख से कम का किसी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो माइक्रो होती है। बट अभी नई डेफिनेशन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर इन दोनों को एक कर दिया गया है, सिंगल कर दिया गया है। अब हम लोग को सिंगल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर देखने को मिलेगा। इसके लिए अलग अलग जो है वो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो नहीं बताई गई, एक सिंगल लिमिट हम लोग को देखने को मिलेगी। अब जो नया आया है माइक्रो के लिए, तो ये कहा गया कि जिस भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो माइक्रो के अंदर आती है। और इसमें एक नई चीज ऐड करी है, वो है टर्नओवर, कि किसी भी एंटरप्राइज का 2 चीज चेक की जाएगी। एक तो कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज है
तो वो तभी उसको माइक्रो एंटरप्राइज डिक्लेयर किया जाएगा जब उसके अंदर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 5 करोड़ से कम का उसका टर्नओवर है। तो बस ये चीज याद रखनी है। और सेम गोज विद स्मॉल और मीडियम। स्मॉल में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है 10 करोड़ से कम का और टर्नओवर 50 करोड़ से कम का, और मीडियम के अंदर 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होगा, तब ये होगा। और ये पहले में आप देख रहे हो कि काफी कम जो था, यहां पर 5 करोड़ और यहां पर 10 करोड़, जस्ट डबल कर दिया गया है। यहां पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, यहां पर 20 करोड़, तो ये जस्ट डबल डबल अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर तो 4 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज है, इसमें आप सिंपली बस ये याद रखना दो चीज की इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंटरप्राइज को कि कौन सी इंटरप्राइज होगी, और इसमें एक नई चीज एड ऑन की गई है जिसका नाम है टर्नओवर। और पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विस सेक्टर की इंटरप्राइज अलग अलग हुआ करती थी, बट अब इन दोनों को एक सिंगल में हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लब कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, और ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो ये चीज जो है वो आप लोग को इससे रिलेटेड थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आगे की बात करेंगे तो देखो सैलरीड वर्कर्स और टैक्स पेयर्स के लिए क्या किया गया है कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसकी डेट बढ़ा दी गई है इस साल की। अब ये ड्यू डेट जो है वो हम लोग को 30 नवंबर देखने को मिल रही है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा जो टैक्स डिडक्शन के जो रेट होते हैं टीडीएस के और टीसीएस के, तो इसको भी अगले साल के लिए 25% से घटा दिया गया है। अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर टैक्स क्यों घटाए गए हैं? तो नॉर्मल सी बात है गाइस, टैक्स इसलिए घटाए गए हैं कि लोगों की पॉकेट में पैसा रहे, जिससे कि वो स्पेंड कर सकें। तो लोगों की पॉकेट में पैसे रखने की क्यों बात की गई? क्योंकि मार्केट में पैसों का रोटेशन करना है। अंडरस्टैंडिंग कि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वही सेम चीज है, बट उसको आप लोग को एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मेंशन करना है। ये इसलिए किया गया, इसका मतलब ये होगा क्योंकि ये कट किया गया, टैक्स कट किया गया अगले साल के लिए, और हम लोग को रिवाइव करना है इकोनॉमी को, जो लोगों का लॉस हुआ है। तो लोगों की पॉकेट में चाहिए पैसा, लोगों की पॉकेट में पैसा होगा तभी तो लोग स्पेंड करेंगे। स्पेंड करेंगे तो अगेन वी विल फाइंड कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो सर्कुलर वे में हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो इस चीज की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए गाइस, कोई भी गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि मतलब एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका अगर कोई एम्प्लॉय होगा और उसका जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। एक तो नॉर्मल पीएफ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो सभी के लिए होता है, बट ये स्टैट्यूटरी अगर किसी पीएफ के सामने लिखा होगा तो आपको याद रखना है वो सरकारी एम्प्लॉय से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के जो पेमेंट है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, 12% से 10% कर दिया गया। तो यहां पर भी देखो, यहां पर जो पैसे जो कट हो जाते थे लोगों के प्रोविडेंट फंड में जाते थे, वो अभी कट नहीं होंगे अगले 3 महीनों के लिए। उनको जो सैलरी में यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे उनके एड ऑन कर दिए जाएंगे जिससे कि वो स्पेंड कर सकें। यहां पर ये चीज समझो आप, और ये दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी है और एम्प्लॉय के लिए भी है। तो सरकार क्या कर रही है, टैक्स को कम करके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं होने वाला है। देखो टीडीएस और टीसीएस अगले साल के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, और अगले 3 महीने के लिए ये टैक्सेस में कटौती जो है वो की जा रही है, सिर्फ 3 महीने के लिए, राइट। क्योंकि उन 3 महीनों में लोगों के पास पॉकेट में ज्यादा पैसा होना जरूरी है। ज्यादा पैसा होगा तो फिर इकोनॉमी में वो स्पेंड करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इसको भी रिवाइव करने के लिए इस पे भी 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और उसमें सेंटर जो है वो पूरी गारंटी देगी, और पार्शियल क्रेडिट की गारंटी जो है वो सेंटर 45,000 करोड़ तक प्रोवाइड कराएगी। तो ये बस इतना मत डिटेल मत जाओ, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली बस इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एनबीएफसी को भी फायदा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि एनबीएफसी फर्दर लोन पास कर पाए लोगों में, राइट। तो और इसके अलावा क्योंकि लोगों के पास लोन मिलेगा तो लोग काम शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी कंपनी को काम शुरू करने के लिए चाहिए कैपिटल, और काम अगर शुरू होगा किसी कंपनी का तब जाकर वो कंपनी एम्प्लॉय करेगी लोगों को। तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, डिस्कॉम कंपनीज में, क्योंकि उसमें भी मामला पूरा ठप पड़ा हुआ है हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि डिस्कॉम कंपनीज में उतना मामला ठप पड़ा नहीं है कि लोगों के घर वगैरह में बिजली तो जा रही है, बट इंडस्ट्रीज कम है, यानी कि बंद है, तो वहां पर भी नुकसान ही एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। तो लॉसेस तो, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि डिस्कॉम कंपनीज ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉसेस में थी, राइट। तो ऊपर से ये और भारी हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है अभी के पीरियड में। कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो 6 महीने का एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करता है सरकार के लिए। जैसे सरकार ने किसी को टेंडर प्रोवाइड किया कि आपको इतने समय पे काम करना है, अभी पूरी चीजें ठप है, तो अभी सरकार ने क्या बोला कि 6 महीने का आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा सभी सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से। इसके अलावा पार्शियल बैंक गारंटी प्रोवाइड की जाएगी कैश फ्लो के लिए। अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको काम कराना है, तो वही उसको जिनसे भी वो काम कराता है लोगों से, लेबर्स वगैरह से, तो उसको पैसा देना पड़ता है एट अ टाइम। तो उसके लिए कहा गया कि बैंक
की गारंटी उनको प्रोवाइड की जाएगी फ्री फ्लो कैश फ्लो के पर्पस के लिए, कि वो उसके पास जो है वो थोड़ा कैश आ जाए। इसके अलावा कहा गया कि रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, राइट, तो उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और यहां पर कहा गया कि कोविड-19 को फोर्स मैज्योर की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको याद आ रहा है हम लोगों ने फोर्स मैज्योर के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, बात करी थी इसके बारे में, हमने 31 मार्च 2020 के ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था, राइट। तो देखो ये अभी अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस पे जाके आप देखो, इस पे सिंपल सिर्फ याद रखना कि फोर्स मैज्योर क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति जो डेवलप होती है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती है, राइट, यानी कि कोई भी नुकसान जब ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता है तो उसको फोर्स मैज्योर कहते हैं, राइट। जैसे कि अभी का पीरियड चल रहा है, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, सब चीज शटडाउन चल रही है, और ऐसी चीजें अक्सर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में देखने को मिलती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को लायबिलिटी से रिमूव करती है। और ये वाली चीज तो हम लोग ने इंडियन रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय डिस्कस करी थी। बट देखो आप 2 बार फोर्स मैज्योर आ रहा है न्यूज में, अब 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इससे रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में कि बताइए ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है। तो फोर्स मैज्योर अगर टर्म आपको दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा इवेंट होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फोर्स मैज्योर। और यहां पर क्या कहा गया है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि ये फोर्स मैज्योर के पीरियड में आ जाएगा। क्योंकि देखो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, आपको पता होगा कि रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा का कानून हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो भी इंसान, जैसे कि आपने अगर कोई घर खरीदा, राइट, तो आप किसी बिल्डर को पैसे दे रहे हो और बिल्डर आपसे कमिट कर रहा है कि अगले 6 महीने में आपको पोजीशन में दे दूंगा, बट वो अगले 6 महीने में उसने बिल्डिंग नहीं बनाई, आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। बट इस अभी जो स्थिति हुई है जहां पर लॉकडाउन चल रहा है उसके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्टर्स को, राइट, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे कि उन लोग जो है वो फोर्स मैज्योर का उपयोग करते हुए ये बोल सकें कि भाई काम इसलिए नहीं हुआ है, काम इसलिए एक्सटेंड हो गया क्योंकि हालत जो है वो गंभीर थी, लॉकडाउन जो है वो चल रहा था और फोर्स मैज्योर था, यानी कि जो परिस्थिति डेवलप हुई, जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए वो ह्यूमन के कंट्रोल के नहीं थे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली, ठीक है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो अभी हमने स्टैट्यूटरी ईपीएफ की बात करी, तो वैसे ही ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो वर्कर्स को, जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं लो इनकम वाले, तो उनको जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया था तो उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है अनदर 3 मंथ से। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो आप एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पढ़ेंगे तो आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी इससे रिलेटेड, राइट। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उनको क्लियर है ही, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार जाकर पढ़िएगा। इसके अलावा मैंडेटरी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी रिड्यूस कर दिया गया, 12% से घटाकर 10% कर दिया गया एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों के लिए, सभी एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर। तो ये चीज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिली, जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बताया था इसी से रिलेटेड, राइट, जब हमने बात करी थी यहां पर, राइट। एक मिनट को मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर भी 12% से 10% कर दिया गया था और सभी के लिए भी अब 12% से 10% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्लोबल टेंडर को मना कर दिया गया। अब देखो बाहर की जो कंपनीज आती हैं एमएनसी, जो कि यहां पर आकर टेंडर लेती हैं, तो यहां पर कहा गया कि जो भी कंपनीज 200 करोड़ से कम का जिनका टेंडर होगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर 200 करोड़ से कम का, जो ग्लोबल टेंडर्स होते हैं, जो बाहर की कंपनीज आती है जो 200 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स का टेंडर लेती हैं, तो कहा गया कि उनको ये टेंडर नहीं दिया जाएगा। अब 200 करोड़ से ज्यादा का टेंडर जो है वो कंपनीज को मिल सकता है, बट 200 करोड़ से कम का टेंडर नहीं मिलेगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। ये क्यों किया गया गाइस? क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि अभी हम लोग को लोकल कंपनीज को वो करना है, मतलब ज्यादा प्रमोट करना है। अब आप देखो, अभी मैंने आपको इसका लूपहोल जो स्टार्टिंग में बताया था, अब आपको यहां पर पिक्चर क्लियर हो रही होगी उस लूपहोल की। हमने बात नहीं करी थी कि चाइना से जब कंपनी यहां पर आएंगी तो उसके दिमाग में आएगा कि अरे यार यहां पर हम लोग आकर स्टैब्लिश हो जाएं और कल को जो है वो यहां पर हमारी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया जाए या हमारी कंपनी को जो है वो चलने नहीं दिया जाए, तब कितना मुसीबत होगा, राइट। तो देखो यहां पर भी ये सेम चीज यहां पर इनसिक्योरिटी एमएनसीज के लिए डेवलप अब होने को देखने को मिल सकती है, और इसके चलते हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको एक डैमेज जो है वो हो सकता है, राइट। देखिए उसके लिए भी सरकार जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगी डेफिनेटली, बट अभी जो जिस हिसाब से स्थिति हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है, तो यहां पर ये चीज क्लियरली जो है वो मेंशन्ड है कि ग्लोबल टेंडर्स अब अलाउड नहीं किए जाएंगे, राइट। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स में, अब गवर्नमेंट को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि देखो अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर वो आ सकते हैं, बट गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों को मिलेंगे, ना कि ग्लोबल कंपनी को, ठीक है, लोकल कंपनी को दिए जाएंगे। तो ये चीज बताई जा रही है। और कब कितने रुपए तक के? अप टू 200 करोड़ तक के, और 200 करोड़ के ऊपर के तो फिर ग्लोबल टेंडर हासिल किए जा सकते हैं। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो देखो
अब पूरी ओवरऑल चीज को इन जनरल देखा जाए तो यहां पर टारगेट मेनली किया गया है डिमांड को बूस्ट करने के ऊपर। जैसे कि अभी हमने बात करी, टैक्सेस भी रिड्यूस किए गए हैं, एक्सटेंड भी कर दिया गया है पीरियड को इनकम टैक्स भरने से लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार फोकस करेगी कि लोगों की जेब में रहे पैसा, राइट, जिससे कि वो खर्चा करें, अपनी डिमांड जो है वो बिल्डअप करें। तो ये चीज हम लोग को यहां पर नजर आ रही है, और ये डिमांड दोनों ही, सप्लाई और डिमांड दोनों साइड से ही बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी, राइट। तो देखो यहां पर सिर्फ सिंपल चीजें लिखी हुई थी, बट इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आई थिंक होपफुली शायद आपके समझ में आ गया होगा पूरी चीजें, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया है। एंड आई नो गाइस काफी लंबा खिंच गया ये वाला टॉपिक, बट जरूरी था आप लोग को पूरी चीजें एक्सप्लेन करना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है बोको हराम से रिलेटेड। क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे ये सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है, तो आप फटाक से वीडियो को पॉज करो, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो गाइस, पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि एक वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, एक हिंसक इस्लामी विद्रोही समूह है ये। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हिंसक विद्रोही समूह ये हम लोग को इस्लाम का देखने को मिलता है, इस्लामिस्ट। इसके अलावा ये स्प्रेड हुआ था नाइजीरिया से, नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया से। नाइजीरिया की लोकेशन एक बार आप जाकर मैप में देखिएगा। और साथ ही साथ ये फैल गया फिर बाद में जाकर वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में, कंट्रीज में, ठीक है। तो नाइजीरिया से इसकी शुरुआत हुई थी बोको हरम की, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये क्या रिजेक्ट करता है? वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को ये रिजेक्ट करता है, राइट, अस्वीकार करता है। और ये वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को अन इस्लामिक की तरह देखता है कि इस्लाम में नहीं आता। और साथ ही साथ हराम इसको बोला जाता है वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि अन इस्लामिक का मतलब हराम हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर फॉरबिडन, राइट। और इसको गाइड किया गया है सालाफिज्म के द्वारा। अब देखो सालाफिज्म आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, एक हम लोग को इस्लाम का रूढ़िवादी व्याख्या देखने को मिलता है, जिसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स वगैरह में पूछी जा सकती है, सलाफिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इस्लाम से रिलेटेड है, सलाफिज्म, इसको आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार से भी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इससे रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है। न्यूज में बोको हराम देखने को मिला था, क्योंकि इसने नाइजीरिया के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा के रखा हुआ है अभी एट प्रेजेंट, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। बट इन जनरल बस आप इस चीज को याद रखो। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो देखिए, हमारी इंडियन आर्मी ने प्रपोजल रखा है, प्रस्ताव रखा है कि सिविलियंस जो है वो 3 सालों के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। और अगर ये अप्रूव हो जाता है तब इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है कि कोई भी इंडिविजुअल वॉलेंट्री बेसिस पर, यानी कि अपनी खुद की इच्छा पर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। और इस प्रपोजल का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ये इसको टूर ऑफ ड्यूटी या फिर 3 ईयर शॉर्ट सर्विस जो है वो बताया जा रहा है। ये ऑफिसर रैंक और जो दूसरी रैंक्स है उन दोनों के लिए ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और कहा गया कि इसमें आर्मी होप कर रही है कि वो जो बेस्ट कॉलेजेस जो है हमारी कंट्री के, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो इसके जो होनहार छात्र जो हैं वो हमारी इंडियन आर्मी में आकर सर्विस जो है वो कुछ समय के लिए दें। और इवन जैसे काफी सारे लोग भी होते हैं गाइस जिन लोग के अंदर नेशनलिज्म की काफी भरपूर फीलिंग होती है, और उसमें उनको लगता है कि यार देखो नेशनलिज्म की फीलिंग सभी के अंदर है, बट कुछ लोग को बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि काश हम लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे लोगों में ऐसा होता है, राइट, इंडिया के अंदर। और हम लोग ये वाली चीज देखते हैं, तो उन लोगों का भी सपना पूरा हो सकेगा कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग परमानेंटली इंडियन आर्मी को जो है वो सर्व नहीं कर सकते, उनकी इच्छा नहीं होती इंडियन आर्मी को मतलब परमानेंटली सर्व करना, बट कुछ समय के लिए उनकी अंदर से इच्छा रहती है कि काश हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज जो है वो हो पाएगी आगे चल के, अगर ये अप्रूव हो जाती है तो अभी के लिए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रपोजल है और प्रपोजल से रिलेटेड चीजें एग्जामिनेशन में नहीं आती है। बट हाँ, प्रीलिम्स वगैरह, मेंस वगैरह में अगर आप लिखना चाहो तो 1-2 वर्ड इससे रिलेटेड लिख सकते हो। बट अगर ये अप्रूव हो जाती है तब इसके बारे में हर एक चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी के लिए टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि वॉलंटरी बेसिस पर इंडियन आर्मी जो है वो डिमांड कर रही है कि यानी कि प्रपोजल रख रही है कि जो सिविलियंस है वो इंडियन आर्मी में कुछ समय के लिए आकर सर्व कर पाए, राइट। तो ये वाली चीज देखने को मिल रही है। और फॉरेन कंट्रीज में ऐसी चीजें हैं ऑलरेडी, जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर है कि जैसे एक इंडिविजुअल जो है, एक बच्चा जो है अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद कुछ समय तक अमेरिकन आर्मी में सर्व करेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है ऑलरेडी। अब आगे की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यहां पर बात हो रही है। क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो
किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब देखो गाइस, इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर काफी कुछ चीजों को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि किसी कंट्री के अंदर एनर्जी को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, कौन सी एनर्जी को यूज किया जा रहा है। कहीं ये जो जनरल हम लोग को एनर्जी देखने को नहीं मिलती, जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है, जो कि कोयले को जलाकर जनरेट की जाती है, जैसे कि हमारे घर पे जो आज की डेट में बिजली आती है, उसमें ज्यादातर कोयले को जलाया जाता है, तब जाकर हमारे घर पर बिजली आती है। और रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू काफी कम बिजली का एलोकेशन हमारे यहाँ देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो कोयले को जलाकर किया जाता है, राइट। तो यहां पर देखा जाता है कि किस कंट्री के अंदर किस प्रकार से कितने एफिशिएंट तरीके से एनर्जी का पावर का उपयोग किया जा रहा है, किस कंट्री के अंदर वहां की सरकार जो है वो किस प्रकार से एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से यूज करने के लिए पॉलिसीज लेकर आ रही हैं, किस प्रकार से एनर्जी के कारण लोगों को जॉब्स वगैरह मिल रही है एनर्जी सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, राइट। तो कितना मतलब एफिशिएंटली उपयोग किया जा रहा है एनर्जी का। तो ऐसी तमाम चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है, बट मेनली जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो दो चार चीजें पूछी जाएगी जिसको आप ध्यान में रखना। जैसे कि इस बार इंडिया की रैंक 74 आई है, पिछले साल के मुकाबले 2 प्लेसेस हमारी रैंक ऊपर हो गई है, यानी कि अच्छा परफॉर्म हम लोगों ने किया है, राइट। इंडिया ने सभी के सभी पैरामीटर्स पर इंप्रूवमेंट किया है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, और इंडिया ने अपने टारगेट को भी बढ़ा दिया है। 2027 तक अब इंडिया का टारगेट है 275 गीगावाट्स एनर्जी को जनरेट करने का, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू। तो ये चीज यहां पर बताई गई है कि देखो, याद रहा होगा आपको, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का टारगेट था कि 2022 तक इंडिया की रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू हम लोग को जो एनर्जी को जनरेट करना है वो 175 गीगावाट था, जिनमें से 100 गीगावाट जो है वो हम लोग को सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेट करने का एलोकेशन किया गया था। बट अब 275 गीगावाट का नया टारगेट आ गया, जिसको अचीव करना है 2027 तक। तो ये न्यू टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि देखो अपडेट होना ही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। आप अपने आंसर लिखोगे, अगर देखो जिस बच्चे को पता नहीं होगा ये वाले टारगेट के बारे में, तो वो अपडेटेड नहीं होगा, और अपडेटेड नहीं होगा तो उसके मार्क्स चले जा सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में भी अगर आ जाए कि इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करना है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंडिया का टारगेट है 2027 तक 275 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करना रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही टारगेट इंडिया के थे। अब जिसने 2027 वाला नहीं पढ़ा होगा वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो ये टारगेट आप थोड़ा सा आज का नया टारगेट ध्यान में रखो। और आज की डेट में इंडिया देखो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी कुछ कर रही है, तो इसलिए हम लोगों ने इतना अच्छा स्कोर भी किया है और सभी पैरामीटर्स में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किए हैं, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो एलईडी बल्ब्स को लेकर हमारे प्रोग्राम आए थे, काफी सारे स्मार्ट मीटर्स की हमने बात करी, लेबल्स करना शुरू कर दिया हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को। जैसे आपको पता होगा कि आपने फ्रिज देखे होंगे, एसीज देखे होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि वहां पर 4 स्टार 5 स्टार बना रहता है, राइट, 3 स्टार्स बने रहते हैं। तो ये क्या लेबलिंग है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने शुरू करना, इस पर काम करना शुरू किया। एयर कंडीशन को लेकर भी अभी कुछ समय पहले एक प्रोग्राम से आए थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था उसको लेकर, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने और भी हमारे जैसे स्टार्टअप्स वगैरह शुरू हुए एनर्जी एफिशिएंट को लेकर, हम लोग को देखने को मिला कि स्टार्टअप्स ने काम करना शुरू किया कि कैसे एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से उपयोग में लाया जाए, राइट। और कुछ कंट्रीज में से इंडिया भी ऐसी कंट्री है जहां पर कंसिस्टेंटली हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है सन 2015 से। इसके अलावा इंडिया ने, आपको पता होगा कि ग्लोबल लेवल पर भी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो ट्रॉपिकल एरियाज पर, ट्रॉपिकल रीजन पर जितनी भी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, वो सन की एनर्जी का भरपूर उपयोग करें, सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये इंडिया के द्वारा ही शुरू किया गया। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए ऑलरेडी काफी समय से काम कर रही है, और ये तो होना ही था, इसमें इसकी रैंकिंग काफी अच्छी आनी ही थी और इसको इंडिया को प्रेज मिलना ही था। इसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता था, राइट। इसके अलावा बात करें दूसरी कंट्रीज के बारे में, तो स्वीडन ने टॉप किया है लगातार। हम लोग को स्वीडन का टॉप पोजीशन पर देखने को मिल रही है। स्वीडन तीसरे टाइम पे, यानी कि कॉन्सिक्यूटिवली थर्ड ईयर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्वीडन टॉप पर है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और फिनलैंड हम लोग को 2 और 3 रैंक पर देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक टॉप 25 में भी नहीं हम लोग को देखने को मिल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 25 पर नहीं है। इसकी एनालिसिस करें तो हम लोग जानते हैं गाइस कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर आई थी, याद है आपको, पढ़ा था हमने, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर आई थी। इसमें यूएसए ने बोला था कि हम लोग सिर्फ अमेरिका के लिए करेंगे, हम लोग को कोई मतलब नहीं दूसरी दुनिया से। इसने क्लाइमेट पैक्ट से भी विड्रॉ कर दिया था। इसने बोला था कि जो दुनिया जो आज की डेट में क्लाइमेट एग्रीमेंट करती है कि हम लोग को जो टेम्परेचर लेवल को डिक्रीज करना है, तो ये अमेरिका ने बोला कि आप लोग करो, हमें नहीं करना, हमें तो सिर्फ अमेरिका को देखना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ने पूरे दुनिया भर को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूरी दुनिया भर पर नुकसान पहुंचाने के। बट ये तो है ही, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतना पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिला इंडस्ट्री से जो जनरेट हुआ है,
राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्री ने भी कंट्रीब्यूट किया है जो ग्लोबल पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है उस पर। बट अभी ट्रंप के आने के बाद ये सब चीजें चेंज हो गई। ट्रंप ने थोड़ी सी सेल्फिश चीज दिखाई कि हम लोग को ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को अपने आप से लेना देना। और यही चीज अमेरिका के अंदर जो लाशों के ढेर आज की रेट में बिछ गए हैं वो इसी के कारण बिछ गए हैं, इसके सेल्फिश बिहेवियर के कारण। क्योंकि इसने बोला था कि लॉकडाउन करके, इकोनॉमिक शटडाउन करके हम लोग को फायदा नहीं होगा, हम लोग को तो बड़ा डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। और तो इसलिए फिर इसके आज की रेट में देखा कि इसने लॉकडाउन नहीं किया, समय पे मेजर्स नहीं लिए, और फिर नुकसान भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते अमेरिका को, राइट। तो चलो ये सब बातें थी, बट बाकी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसके अलावा हम लोग को जो 2020 का ये इंडेक्स का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग पूरे दुनिया भर में 75 कंट्रीज ने इंप्रूव किया है, राइट। 75% कंट्रीज ने इंप्रूव किया है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट पैक्ट की बैठक पर बैठ रही हैं और टारगेट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। और इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रोग्राम जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, वो तो काफी महत्वपूर्ण है। और उस इनिशिएटिव के चलते, उस प्रोग्राम के चलते वेरियस कंट्रीज को भी लाभ मिला है, राइट। और आज की डेट में कंट्रीज एक्टिव हो गई हैं कि हाँ यार, क्लाइमेट को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं बचाएंगे तो आगे चल के स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और अभी देख ही रहे हैं हम लोग कि जो ह्यूमंस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका परिणाम ह्यूमंस को मिल ही रहा है इस कोरोना वायरस के नाम से, जो शैतान आ गया है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस 19 के चलते, हालांकि क्लाइमेट को काफी फायदा हुआ है कोरोना वायरस 19 के चलते, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 1/3 ग्लोबल एनर्जी की डिमांड जो है वो रिड्यूस हो गई है, राइट। पावर की डिमांड, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह पूरी ठप पड़ी हुई है। बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज से देखने को मिलता है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पूरा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा से इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि एनर्जी सेक्टर पर, पावर सेक्टर पर मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं उनकी जॉब जाने की अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटीज, यानी कि ऑयल के जो प्राइसेस जो है उसमें अस्थिरता हम लोग को देखने को मिल रही है। आपको पता होगा, हमने काफी बार डिस्कस भी किया इसके बारे में, नेगेटिव में चले गए ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, राइट। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई है। प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो डिले हो गए हैं, रुक गए हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये बड़ी दुविधा जो है वो हम लोग को देखने को मिली। तो ये सब चीजें जो है वो इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिला है। तो ये बस बेसिक चीज बस आप याद रखो, इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के बारे में। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है ये असेसमेंट। इसमें पता लगेगा कि पूरी दुनिया भर में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, जो जंगल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी क्या स्थिति है पूरी दुनिया भर में। तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं कि आज की डेट में ह्यूमंस ने इतना नुकसान पहुंचा दिया कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में कुछ बस मतलब बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे, जो कि आप एग्जामिनेशन में मेंस में लिख सकते हो। तो देखो, 236 कंट्रीज और टेरिटरी जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है 1990 से लेकर 2020 के पीरियड में, यानी कि मान के चलो कि 30 सालों के पीरियड का ये एनालिसिस पूरा इस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें पाया गया कि फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन हुआ है पिछले 30 सालों में। और वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया भर ने 178 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको लूज कर दिया है, खत्म कर दिया है 1990 से। और एक लीबिया नाम की जो कंट्री है गाइस, उसके साइज जितना हमने फॉरेस्ट एरिया खत्म कर दिया, यानी कि मान के चलो कि एक कंट्री का जो साइज है उतना पूरे दुनिया भर से फॉरेस्ट एरिया गायब कर दिया ह्यूमंस ने। तो ये चीज यहां पर बताई गई। ये बहुत बहुत शानदार पॉइंट है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, लीबिया जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आंसर आपका काफी अच्छा बनेगा। इसके अलावा बात करें जो फॉरेस्ट लॉस का रेट है, हालांकि कुछ समय से हम लोगों ने जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट में जो काम करना शुरू किया है, और उसी का रिजल्ट हम लोग को पिछले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आपको पता होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया इसके बारे में, जब हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, ये वाला जो टॉपिक था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का। तो इसमें कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया है, तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है वो मिलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हैं, राइट, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उसका भी इंपैक्ट हम लोग को इस ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर फॉरेस्ट लॉस भी का जो रेट है वो भी कम हो गया है, यानी कि जिस गति से हम लोग फॉरेस्ट की कटाई करते थे, फॉरेस्ट को खत्म करते थे, वो गति कम हो गई है, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस होना शुरू हो गई है कि फॉरेस्ट को काटेंगे बड़ा नुकसान हो जाएगा आगे चल के, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। हालांकि ये फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, कितना कम हुआ क्या हुआ, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ये मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको बताना चाहिए रेट जो है, जिस गति में जो फॉरेस्ट को हम लोग काट रहे थे वो गति अब कम हो गई है, राइट। इसके अलावा जो नेचुरल जनरेटिंग फॉरेस्ट है, यानी कि जो फॉरेस्ट अपने आप जनरेट होते हैं, वो काफी कम हो गए हैं। बट हम लोगों ने जो प्लांटेशन शुरू किया है, वृक्षारोपण करना जो हम लोगों ने शुरू किया है, फॉरेस्ट को लगाना शुरू किया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो नेचुरली जो फॉरेस्ट उगते थे वो उसमें गिरावट पाई गई है, और जो हम लोगों ने जो प्लांटेशन करना शुरू किया है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन अब दोबारा से फॉरेस्ट
को बढ़ाने की तरफ, क्लाइमेट की तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीज आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा फायदा कहां पर हुआ है, तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को देखने को मिला है फॉरेस्ट का, और साथ ही साथ साउथ अमेरिका में, और एशिया के अंदर यहां पर फायदा हम लोग को देखने को मिला है फॉरेस्ट एरिया में, और उसके अलावा ओशियाना और फिर यूरोप हम लोग को थर्ड नंबर पर देखने को मिलते हैं फायदे के मामले में। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर एरियाज का हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पूरी दुनिया भर में जितनी जमीन है उसका 31% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है पूरे दुनिया भर में फॉरेस्ट का, वो कौन से फॉरेस्ट का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि पूरी दुनिया भर में कौन से फॉरेस्ट हैं। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी बोरियल, ऑप्शन 3 टेम्परेट, ऑप्शन 4 सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो घिरा हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का हम लोग को देखने को मिलता है, लगभग 45%। इसके अलावा 54% पूरी दुनिया भर के जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ 5 कंट्रीज में आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये है रशिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चाइना। ये 5 कंट्रीज है जहां पर पूरी दुनिया भर में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि पूरे दुनिया भर के फॉरेस्ट 54% फॉरेस्ट इन 5 कंट्रीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा प्लांटेशन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है साउथ अमेरिका और यूरोप में। तो यूरोप और साउथ अमेरिका में यूरोप के अंदर सबसे कम है और साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा है प्लांटेशन फॉरेस्ट, यानी कि लोगों ने जो प्लांटेशन करना शुरू किया, वृक्षारोपण करना शुरू किया है, वो सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में किया है, फिर और सबसे कम यूरोप में हम लोग को वृक्षारोपण प्लांटेशन हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो बस ये बेसिक चीज बस आप याद रखो इसके बारे में। और हमने बात करी थी देखो ओशियाना के बारे में कि ओशियाना के अंदर हम लोग को सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिल रहे हैं, राइट, ओशियाना में। तो ओशियाना कहां पर, देखो आइलैंड तो आप लोग को पता है, कॉन्टिनेंट तो आप लोग को पता है कि अंटार्कटिका कहां पर है, अफ्रीका कहां पर है, एशिया कहां पर है, यूरोप कहां पर है, बट ओशियाना भी हम लोग को एक रीजन देखने को मिलता है, और ये ओशियाना का रीजन ये वाला एरिया जहां पर ऑस्ट्रेलिया है और उसके आसपास की जो आइलैंड कंट्रीज है वो ओशियाना रीजन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ी सी इसके बारे में इन जनरल। ठीक है, कि ओशियाना जो है वो ये वाले एरिया, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके कंट्री के नाम वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यू गिनिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, फिजी हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई। और पेपर 3 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर बात हो रही है इजराइल के बारे में। तो इजराइल प्लान कर रहा है कि वेस्ट बैंक के एरिया को वो अपने कब्जे में करेगा। उसको लेकर यूएसए और इजराइल के बीच में बातचीत हुई है। तो देखिए यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, और इनकी मुलाकात हुई है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये मुलाकात जेरूसलम के अंदर हुई है, और दोनों ने डिस्कशन किया है कि कैसे इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक के एरिया के ऊपर कब्जा करेगा। और वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, ये कुछ एरियाज होते हैं जो कि अक्सर प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, इनकी लोकेशन स्पेशली। तो ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी काम के होने वाले हैं। इसके अलावा अभी इजराइल के अंदर हम लोग को देखने को मिला है कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं और इजराइल के जो सोल्जर्स हैं, तो इनके बीच में एक मुठभेड़ हुई है, और उसके चलते पैलेस्टीन का एक 15 साल का बच्चा जो था उसको गोली लगकर उसकी मौत हो गई है। तो ये इजराइल के अंदर बड़ी बुरी स्थिति जो है वो चल रही है। बट देखो पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं, लगभग मान के चलो कि पिछले साल से यूएसए और इजराइल के बीच में नजदीकियां हम लोग को अचानक से देखने को मिलती जा रही हैं, राइट। तो ये इस पर आपको थोड़ी सी निगरानी रखना जरूरी है, और इसको लेकर मैं आप लोग को ऑलरेडी टॉपिक काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। और अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो इजराइल जो स्टेट है, जो आज की डेट में, यानी कि इजराइल जो कंट्री है, वहां पर आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं एग्जामिनेशन में आने के। और देखो जो भी रिपीटेड न्यूज होती है वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आती है, ये चीज तो आपको ऑलरेडी शायद पता भी होगा। तो देखो इजराइल से रिलेटेड लगभग हम लोग को 2 बार रिपीटेड न्यूज देखने को मिल रही है। एक बार मैंने आपको 1 दिसंबर को पढ़ाया था 2019 को ये टॉपिक, 18 से लेकर 23 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर किए हुए थे यहाँ पर इस टॉपिक में। और यहां पर आपको क्या करना है, ये जो आपको सर्च करना है 18 to 23 नवंबर 2019, राइट, और आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ ना यूट्यूब के सर्च कॉलम में। तो आपको ये वाला एक लेक्चर मिल जाएगा 18 to 23 नवंबर वाला सॉरी, यहां पर आपको जाना है 7 मिनट 8 सेकेंड पे। तो आपको यहां पर वेस्ट बैंक एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा जहां पर काफी डिटेल में मैंने आपको वेस्ट बैंक के बारे में और जो इशू चल रहा है आज की डेट में इजराइल के अंदर वो पढ़ाया है। इसके अलावा यहां पर ऑस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में यहां पर मैंने दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया है जब ऑस्लो पीस अकॉर्ड की बात हुई थी। बट हालांकि इस टॉपिक में भी आपको ऑस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में देखने को मिलेगा, बट उतना डिटेल में नहीं मिलेगा। और बट अगर आप ये वाला टॉपिक भी देख लोगे तो आपको ऑस्लो पीस अकॉर्ड जो है वो क्या होता है वो पूरा कंप्लीट अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक आपको मिलेगा 29 जनवरी
ओनली करंट अफेयर अगर आप यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। 29 जनवरी को मैंने आपको प्रोवाइड किया था और 26 मिनट 20 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये ऑस्लो पीस अकॉर्ड जो है वो काफी डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप ये दोनों चीज फिनिश कर लो और उसमें आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि यूएसए की नजदीकियां किस प्रकार से बन रही हैं। और अभी आप देखोगे कि यूएसए जो है वो इजराइल के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वेस्ट बैंक के एरिया को कब्जे में करना है। राइट, तो ये चीज जो है वो प्लानिंग डिस्कशन यहां पर चल रहा है। ठीक है, इसको लेकर तो ये करंट सिनेरियो हमारा है। और इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है सामने, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे आंसर दे दीजिएगा। तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, तो बिल्कुल गलत जवाब। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास अब आंसर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आ चुका है कि 2 और 3 ही आंसर होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा है, पहला यहां पर भी लिखा है, पहला यहां पर भी लिखा है, तो तीनों ये गलत है। करेक्ट आंसर इज 2 और 3। फिर भी देखेंगे हम लोग दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जितने भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको कंजर्व करना और उसको प्रिजर्व करना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलती है। और इसका फाउंडेशन हुआ था 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था और ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है। तो ये पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने 1861 में ASI को जो है वो स्टैब्लिश किया था। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली है। तो करेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है और करेक्ट आंसर इज 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में याद रखनी है। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए हम लोग को देखने को मिला है क्योंकि अभी नई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इनका नाम है विद्यावती और ये एक IAS ऑफिसर है। राइट, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बट हालांकि देखो, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप पता रखो, बाकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं आते हैं। राइट, तो बस क्योंकि नाम वगैरह और ईयर वगैरह डेट वगैरह ऐसे ज्यादातर यूपीएससी नहीं पूछती, और डेट भी पूछती है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो होती है वो पूछती है। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर हो गई और आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। बट रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। दूसरा टॉपिक है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TDS और TCS, ये क्या होते हैं। बस सिर्फ वन लाइन का बस आप लिखिएगा, इसमें ज्यादा डिटेल में जाइए क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड आपसे, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स में ही आपसे इसका क्वेश्चन जो है वो बनेगा, पूछा जाएगा। इसके अलावा एक अब मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, विचार करिएगा, क्योंकि आज हमने काफी डिटेल में इकोनॉमिक पैकेज के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप बताइए कि एनालाइज करिए कि कैसे मिडिल क्लास को हेल्प मिलेगी, बेनिफिट मिलेगी नए इकोनॉमिक पैकेज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए इकोनॉमिक पैकेज के द्वारा मिडिल क्लास जो है उसको कैसे लाभ मिलने वाला है। तो इसके बारे में विचार कीजिए, सोचिए और लगभग 100-120 वर्ड में एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके रखिए। राइट, तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ये दोनों क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन तो होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आंसर राइटिंग का, तो ये अगर दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना और इससे रिलेटेड ये तीसरे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस, अगर आप चाहें तो हमारा ये डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम के अंदर, जहां पर आप अपने आंसर्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। बट देखिए गाइस, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि यहां पर पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि क्योंकि देखो आपकी तो इच्छा यही होती है कि मैं भी आपके आंसर्स जो है वो चेक करूं, मेरी भी इवन इच्छा होती है कि मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूं। बट क्या होता है कि ये जो मैं पूरे दिन में जो लेक्चर बनाता हूं ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मुझे काफी सारे लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, कभी फेसबुक पे करते हैं, कभी टेलीग्राम पे करते हैं, तो काफी सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर ये बता दो, ये चेक कर लो। तो देखो, मेरे को अच्छा नहीं लगता आप लोग को मना करते हुए, बट प्रॉब्लम इज दिस कि मेरे पास टाइम की बड़ी कमी होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर आपके काफी सारे कलीग्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनसे आप आपस में आप उनसे बोलो कि यार मेरा आंसर कोई चेक कर ले, तो उसमें गलतियां निकाल के बताए, तो वो गलतियां निकाल के बता देंगे। बट अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक्सपर्ट आपको गाइड करे, प्रॉपर तरीके से आपके आंसर्स को चेक करे, तो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पर कांटेक्ट करके। और या फिर आपको सिविल सर्विसेज के लिए किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझसे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज अगर आप पूछना चाहो, कोई स्ट्रेटेजी पूछना चाहो, तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट आप चाहो कि अगर मैं आपका पूरा आंसर चेक करूं तो दैट इज
डिफिकल्ट ना, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी कंज्यूमिंग होता है और फिर मैं आपको मतलब ऐसे ही देखो, मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसमें मैं जो है वो आपको अच्छे से पूरी सर्विस प्रोवाइड कराऊं। बट अगर मैं आपको काम चलाऊ तरीके से बोल दूंगा हाँ अच्छा है या बुरा है, तो फिर वो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं फिर जो है वो चेक नहीं कर पाता, राइट। चलो एनीवेज, आई थिंक आप समझ रहे होगे बातों को, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आज सैटरडे है, कल संडे है, आप जानते हो कि कल के दिन लेक्चर नहीं आता है। कल के दिन मैं आप लोग को कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूं। पिछले हफ्ते आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी दिन में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, तो वो एक ही वीडियो में आप लोग को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कराता हूं संडे के दिन, राइट। और वो वीडियो जो होता है वो दो पर्पस के लिए होता है, एक तो आपके रिवीजन के लिए, और दूसरा काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली फॉलोअप नहीं ले पाते हैं, तो वो एक ही सिंगल वीडियो में पूरा उनको फॉलोअप मिल जाता है, ठीक है। तो कल जो आपको मिलेगा वो कंपाइलेशन लेक्चर मिलेगा, और फिर अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। और काफी सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक डाउट होगा कि सर आप संडे को नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप संडे की न्यूज को स्किप करोगे। तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि यहां पर कोई भी न्यूज हम लोग स्किप नहीं करते हैं। न्यूज कुछ थोड़ी डिले हो सकती है, जैसे कि जो संडे की न्यूज है वो आपको मंडे को मिल जाएगी, और यदि संडे को ज्यादा न्यूज आती है तो आपको मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों दिनों में आपकी न्यूज कंप्लीट करा दूंगा। और ये चीज गारंटी है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स की कहीं से प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज डिटेल में मैं आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करा देता हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए वेरी वेरी सफिशिएंट है, ठीक है। चलो एनीवेज, और ये टेलीग्राम के हमारे कुछ चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी वहां पर मिल जाती है, और हमारे पेड कोर्सेज में इस लेक्चर की पीडीएफ भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।